बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैं पानी पी रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो ख्याल आपके साथ भी बांट लूं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये पानी का गिलास है और इसमें हमने थोड़ा पानी भर लिया। और अभी ये पानी कहाँ तक है? अभी ये पानी यहां तक है। तो इसे दर्शाने के लिए हम इस पर एक मार्किंग कर लेते हैं। तो मैं यहां पर एक मार्क बना लेता हूं। तो ये रहा वो मार्क जो हमें बता रहा है कि पानी कहां तक है। और मैंने सोचा कि अगर मैं इस ग्लास में कुछ डाल दूं, जैसे कि मैंने ये छोटा सा आलू लिया और इस गिलास में डाल दिया, तो क्या होगा? चलिए करके देखते हैं। तो हम ये आलू को इस गिलास में डाल देते हैं और ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर आ गया। और इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा नंबर 1 था, नंबर 2। और अब पानी जो है काफी ऊपर आ गया। लेकिन ख्याल जो मेरा था वो ये था कि ऐसा क्यों हुआ, ये पानी आखिरकार ऊपर क्यों आया। तो क्या आपको ये देखकर, यानी कि ये छोटा सा प्रयोग देखकर कौवे वाले कहानी की याद आती है? वो कौवा जिसे बहुत प्यास लगी थी और फिर वो मटके में गया और मटके में उसने देखा कि पानी बहुत नीचे है। फिर उसने एक एक करके पत्थर डाले, पत्थर डाले, पत्थर डाले, जैसे कि हमने इस पानी में आलू डाल दिया और पानी बिल्कुल ऊपर आ गया। फिर कौवे ने पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा दी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये मेरे मन में ख्याल आया। आप भी सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। आप में से बहुतों को इसका कारण जो है, उत्तर जो है, जरूर पता होगा। लेकिन इससे और कई नए सवाल मेरे प्रश्न में उठते हैं, जैसे कि किसी नदी या किसी समंदर में कोई नाव क्यों तैरती है, कोई नाव कैसे नहीं डूबती जबकि एक कील या कोई पत्थर डूब जाता है। और कई अनेक सवाल मेरे मन में पानी को लेकर आने लगे। और इसी बात पर आज की कहानी जो है वो है, यानी कि कई सारे और चीजों पर भी है, पर इसी सोच पर, यानी कि जो ये खूबसूरत सोच है कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, और इन्हीं सब बातों पर ये कहानी है। तो पढ़ते हैं आज की कहानी। आज की कहानी जो है, उस कहानी का नाम है अप्पू कुट्टन को तौले कैसे। ये रहा हमारी किताब और इस किताब का नाम है अप्पू कुट्टन को तौले कैसे। और ये किताब लिखी है इंदु हरिकुमार ने और इसके चित्रांकन भी इंदु हरिकुमार ने ही किए हैं। और इसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। तो पढ़ते हैं अप्पू कुट्टन को तौले कैसे। पर एक सवाल जो यहां पर आ रहा है वो ये है सॉरी, कि अप्पू कुट्टन क्या चीज है भाई? क्या अप्पू कुट्टन कोई व्यक्ति है? क्या अप्पू कुट्टन कोई सामान का नाम है? जैसे ये एक आलू है, वैसे ही कोई चीज अप्पू कुट्टन है? या फिर अप्पू कुट्टन कोई जानवर है, या कोई पक्षी है, या कोई मछली है, या पानी में रहने वाली कोई बहुत बड़ी जीव है? और उसे तौलना क्यों है? हम उसे क्यों तौलना चाहते हैं? तौल कर हम क्या करेंगे? ये जानने के लिए तो हमें ये किताब पढ़नी होगी ना। तो चलिए पढ़ते हैं अप्पू कुट्टन को तौले कैसे। कहानी है यह एक खास राज्य की, एक खुशहाल और संपन्न राज्य की, जवाबों की दुनिया की। और ये है वह राज्य, खुशहाल और संपन्न राज्य। ये रहा हमारा। और यहां लोग तो बड़े ही खुश दिख रहे हैं, नाच नाच कर कहीं जा रहे हैं। और मुझे बहुत सारे अलग अलग
यहां पर चीजें दिख रही हैं, जैसे ये क्या है, क्या ये फूल है या सब्जियां हैं, और लंबी सी बहुत बड़ी नदी भी बह रही है यहां तो उस राज्य की बात है जहां सवाल आया नहीं कि लोग जवाब ढूंढने में जुट जाते, कोई भी सवाल छूट ना पाता। लेकिन एक दिन एक सवाल ऐसा आया कि उसने खलबली मचा दी। लोग थमे, बाल नोचे, बहुत सिर खुजलाया और सोचा अब इसे कैसे सुलझाएं। एक सवाल आया, ये रहा हमारा प्रश्न चिन्ह। एक सवाल आया उस राज्य में और लोग तो बिल्कुल पागल से हो गए कि इस सवाल को आखिर सुलझाएं कैसे, इसका उत्तर कैसे पता लगाया जाए। लोग तो यहां तो कह रहे हैं बाल ही नोच लिए, सिर खुजलाया, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं पता लग रहा है। आखिर ये सवाल क्या है? क्या ये हमारे इस सवाल के जैसा है कि पानी क्यों ऊपर आया, या नाव कैसे तैरती है, या हम कैसे पानी में तैर लेते हैं, या कोई चीज डूब क्यों जाती है, या कई सारे सवाल इस दुनिया में, अनगिनत सवाल इस दुनिया को लेकर हमारे मन में आ सकते हैं और हमें वो सवाल पूछते रहना चाहिए और जवाबों की तलाश भी करती रहनी चाहिए। लेकिन सवाल जवाबों से ज्यादा जरूरी है। हुआ यह कि सबसे छोटा राजकुमार अप्पू कुट्टन को नाश्ता करा रहा था। उधर अप्पू कुट्टन लजीज नाश्ता गड़पने में लगा था। इधर नन्हे राजकुमार के दिमाग में एक कीड़ा कुलबुलाया। उसका सवाल था बड़ा सरल। वह जानना चाहता था अप्पू कुट्टन का वजन कितना है। ये रहा हमारा नन्हा राजकुमार और इसके ही मन में सवाल आया कि आखिर अप्पू कुट्टन का वजन कितना है। लेकिन अप्पू कुट्टन है कौन? अप्पू कुट्टन क्या चीज है? हमें तो अभी तक नहीं पता। और उसका वजन कितना होगा ये हम कैसे बता सकते हैं? हमें तो यही नहीं पता कि अप्पू कुट्टन क्या है। क्या आप सोच सकते हैं कि अप्पू कुट्टन क्या है? सवाल सुनकर नौकर चाकरों का सिर चकराया। उन्होंने कहा यह तो कोई आसान काम नहीं, ये तो कोई आसान काम नहीं है। जल्द ही यह सवाल राज दरबार से निकलकर घरों, सड़कों, खेतों और मैदानों में पहुंचा। देखते ही देखते लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था। कौन सा सवाल? हाँ, छोटे राजकुमार ने जो सवाल किया है वही सवाल, और वो सवाल था अप्पू कुट्टन को तौले कैसे। ये सवाल था। अब किसी चीज को तौला क्यों जाता है? वजन जानने के लिए ना। जब हम बाजार जाते हैं, जैसे कि हमने ये आलू खरीदा, तो हमने तौला ना कि भाई 1 किलो आलू या 2 किलो आलू या 10 किलो आलू कितना लेना है। या हर सामान या हर चीज का इस दुनिया में या हमारा भी कुछ ना कुछ वजन होता है और वो तौल के पता चलता है। तो अप्पू कुट्टन का वजन कितना होगा ये पता करने के लिए हमें उसे तौलना पड़ेगा। लेकिन उसे तौले कैसे? लेकिन अप्पू कुट्टन क्या है भाई? क्या तराजू नहीं थे उनके पास? उन्होंने तौल मशीन पर खड़ा कर अप्पू कुट्टन का वजन क्यों नहीं लिया? तो वजन तो कई तरीके से मापा जा सकता है। जैसे तराजू पर, बाजार में हमने देखा ही है, आपने भी देखा होगा, तराजू पर सब्जी वगैरह तौल लिया जाता है। या वजन मशीन जो हमें बता देती है कि किसी चीज का कितना वजन है। आजकल तो बड़े नए नए इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन भी आ गए हैं। तराजू तो थे, बल्कि खास तराजू बनाए भी गए, पर कुछ अप्पू के लिए छोटे पड़ गए। कुछ उसके पैर रखते ही टूट गए। कुछ और को देखकर लोगों ने कहा अब अप्पू कुट्टन को कैसे तौले इससे। और ये रहा चित्र इस पन्ने पर। शायद अब आपको समझ आ रहा होगा कि अप्पू कुट्टन तो कोई बड़ी चीज है। मुझे तो यहां पर देखकर कुछ लग रहा है कि अप्पू कुट्टन को कोई जानवर है। और ये रहे उसके पैर,
क्या अब आपको समझ आ गया कि अप्पू कुट्टन क्या है? आप लगता है सही सोच रहे हैं। तुम समझ ही गए होगे कि यहां बात एक हाथी की हो रही है, और ये रहा हमारा अप्पू कुट्टन। अप्पू कुट्टन तो एक बड़ा हाथी है। अप्पू कुट्टन ने तो काफी अच्छे कपड़े भी यहाँ पहने हुए हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। और हाथी भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एक संपन्न राज्य का शाही हाथी है। और इसी तरह शाही हाथी का वजन शाही चिंता का विषय बन गया, और ये बड़ी चिंता का विषय बन गया। शहर में, उस राज्य में सब सोचने लगे कि भाई अप्पू नन्हे राजकुमार ने पूछ दिया है तो इसका उत्तर तो पता लगाना ही पड़ेगा। भैया इस इतने बड़े हाथी का वजन आखिर पता कैसे लगाया जाए? तो तौलने की मशीनें, तराजू, सब ये सारी फेल हो गई हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। तो कैसे पता लगाया जाए? आप बताइए, अप्पू कुट्टन का वजन आप कैसे पता लगाएंगे? इसे तौलेंगे कैसे? सोचिए सोचिए। और तब नन्ही मीनू को एक ख्याल आया। अरे ये तो बड़ा आसान है, उसने सोचा, और वह चल दी दरबार की ओर। ये रही हमारी नन्ही मीनू। इसे लगता है कोई ख्याल आया है, कोई सोच उसके मन में उत्पन्न हुई है, लगता है वो कुछ करेगी। और उसने वो कहां चल दी? वो चल दी दरबार की ओर। दरबार में कौन रहता है? राजा। राजा ने सुना, यानी मीनू ने राजा को बताया। राजा ने सुना, सुना और सोचा, सोचा और कहा, इस बच्ची के आदेशों का पालन किया जाए। हाथी तुले ना तुले, पर बच्ची की सूझबूझ, वाह भाई वाह। ऐसा ये हमारा राजा है। इस राजा ने कुछ ऐसा बोला, यानी कि आदेश दिया अपने सभी राज्य के लोगों को कि इस बच्ची की बात सुनो, ये कुछ ना कुछ तो करेगी। इसकी सूझबूझ जो है, यानी इसने जो दिमाग लगाया है, इसने जो आइडिया दिया है, कोई सोच जो बताई है, वो बड़ी ही अच्छी लगी राजा को, लगता है। और उसने कहा कि इसकी बात मानो सभी। मीनू ने क्या सोचा होगा? सभी चल दिए नदी की ओर। मीनू, दरबारी और अप्पू कुट्टन। अप्पू को एक नाव में खड़ा किया गया। ये हमारा इतना बड़ा शाही हाथी अप्पू कुट्टन नाव में खड़ा हो गया है। भाई कहीं नाव डूब तो नहीं जाएगी? देखते ही देखते नाव डूबने लगी, और जब नाव ठहरी तो मीनू ने वहां निशान लगा दिया जहां तक नाव नदी में डूब गई थी। तो नाव पूरी नहीं डूबी, लेकिन अप्पू कुट्टन की वजह से नाव थोड़ी सी तो पानी में डूबी ही। और ये हमारी मीनू उस जगह पर क्या कर दी है? उसने निशान लगा दिया, कुछ ऐसा ही जैसा कि हमने इस गिलास पर निशान लगाया था। बिल्कुल वैसे ही यहां पर नाव में मीनू निशान लगाती हुई। आखिर मीनू के दिमाग में चल क्या रहा है? फिर नाव में ईंटें रखी गई। अब अप्पू कुट्टन को वहां से निकाल दिया गया। फिर नाव में ईंटें रखी गई, ईंटें बढ़ती गई और नाव फिर से डूबने लगी। और जब पानी नाव पर लगे निशान तक पहुंचा तो मीनू चिल्लाई, बस बस, अब और ईंटें ना रखें। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया? नाव में ईंट रखने लगे, और ईंट रखते गए, भार बढ़ता गया, और नाव नीचे डूबने लगी। और उस निशान तक जब पानी पहुंचा तो मीनू ने कहा, बस अब और हमें ईंट नहीं रखने हैं। और फिर ईंटें तौली गई। ईंटें तो छोटी सी चीज है, ईंटों को रख के तौला जा सकता है। और फिर ईंटें तौली गई। बस इस तरह पता लगा अप्पू कुट्टन का वजन। पता है कितना भारी था वह? और इस तरीके से जितनी नाव हाथी को रखने पर डूबी थी, यानी अप्पू कुट्टन को रखने पर डूबी थी, बिल्कुल उतनी ही
ईंटों को रखने पर जितनी डूबी उस निशान तक पता लगा लिया गया। और यानी कि इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि अप्पू कुट्टन का उतना ही वजन होगा जितनी ये सारी ईंटों का वजन होगा। अभी ईंटों को नाप लिया गया, वजन इनका तौल लिया गया। बताइए, अब बताइए कि कितना भारी था अप्पू कुट्टन। बताइए कितना वजन होगा अप्पू कुट्टन का? तो 5000 किलो, पूरे 5000 किलो का है हमारा ये शाही हाथी अप्पू कुट्टन। ये रहा, और सभी लोगों को इस राज्य में अब पता चल गया कि अप्पू कुट्टन का वजन कितना है। पूरे 5000 किलो। और इस तरीके से मीनू की सूझबूझ यानी उसकी जो सोच है, इसके बड़ी वैज्ञानिक सोच भी कह सकते हैं कि उसने विज्ञान का इस्तेमाल किया अप्पू कुट्टन को तौलने के लिए और उसका वजन पता लगाने के लिए। एक छोटी सी बच्ची मीनू, उसकी वजह से अब पूरे राज्य में पता चल गया सभी को कि अप्पू कुट्टन का वजन कितना है। 5000 किलो। तो ये थी अप्पू कुट्टन को तौले कैसे। क्या अब आपको पता चल गया कि अप्पू कुट्टन को कैसे तौले? बिल्कुल मीनू की तरह हम अप्पू कुट्टन को तौल सकते हैं। क्या किसी भी चीज को इस तरीके से तौला जा सकता है? तो आज के लिए इतना ही। इंदु हरिकुमार के द्वारा लिखी और शशि सबलोक के द्वारा अनुवाद अप्पू कुट्टन को तौले कैसे यहीं पर समाप्त होता है। तो अब हम पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेक्शन में, जो है लेटर एंड वर्ड सेक्शन। तो हमने ABCDEF कवर कर लिया है और आज का जो वर्ड है वो है, आज का जो लेटर है वो है G और जो वर्ड है वो है G इज फॉर गैदरिंग्स। G इज फॉर गैदरिंग्स। और ये रहा आज का चित्र। मैं हर दिन आपको रंगीन चित्र दिखा रहा था, मैं कलर कर लेता था और फिर आपको चित्र दिखाता था, लेकिन मैंने सोचा आज आपको बिना रंग किए ही चित्र दिखा देता हूं ताकि कैसा लगता है जो ओरिजिनल ड्राइंग्स है ब्रायन एंड गॉडी ने जो बनाए वो कैसे लगते हैं। तो ये वर्ड है गैदरिंग्स। गैदरिंग्स जो वर्ड है वो है प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है वो गैदरिंग है। गैदरिंग का अर्थ होता है लोगों का इकट्ठा होना। जब लोग इकट्ठे होते हैं गैदरिंग उसे कहते हैं। यानी बर्थडे पार्टीज पर, शादी पर, किसी प्रोग्राम पर या फिर मंदिर में लोग गैदर होते हैं यानी इकट्ठे होते हैं। और ये वर्ड यहाँ इसलिए लिया गया क्योंकि अब गैदरिंग्स तो मना है, हम किसी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, यानी दूर दूर रहना है, डिस्टेंस में रहना है, ताकि हम एक दूसरे से अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उससे हम इन्फेक्शन जो है हमारे अंदर ना आ जाए। तो आज का वर्ड था G इज फॉर गैदरिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। और अपने घर में बैठे प्रयोग करते रहिए, विज्ञान के नए नए प्रयोग भी करते रहिए। जैसे कि हमने आज एक छोटा सा प्रयोग किया, ऐसे ही कई सारे प्रयोग घर में हो सकते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। और अनेक अनेक प्रश्न सोचते रहिए और उनके उत्तर ढूंढते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू और बाय बाय।